सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी समय उसे साबित करता है। घने सुरवन वन के किनारे बसे छोटे से गांव निरंजनपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था नयन। नयन हर सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता, लेकिन वो कभी भी हरे भरे पेड़ नहीं काटता था। वो केवल सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता। गांव वाले अक्सर कहते, अगर नयन चाहता तो हरे पेड़ काटकर जल्दी अमीर बन सकता था। लेकिन नयन मुस्कुराकर जवाब देता, जिस जंगल ने मुझे जीना सिखाया है उसे उजाड़कर मैं सुखी कैसे रह सकता हूं। एक दिन सुबह सुबह वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे एक प्राचीन पत्थर का टूटा हुआ रास्ता दिखाई दिया। नयन ने धीरे धीरे उस रास्ते पर कदम बढ़ाए। कुछ दूर जाने के बाद उसे बेलों से ढका हुआ एक विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार के ऊपर पत्थर पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, जो बिना लालच के आएगा वही सत्य तक पहुंचेगा। नयन ने आश्चर्य से उन शब्दों को पढ़ा। उसे लगा शायद ये किसी पुराने मंदिर का रास्ता होगा। वो अंदर चला गया। थोड़ी दूर पर उसे एक शांत सरोवर मिला। उसका पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? नयन चौंक गया। आवाज सरोवर के दूसरी ओर से आ रही थी। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा एक युवती साधारण कपड़ों में बैठी थी। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। नयन तुरंत उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? अब चल क्यों नहीं पा रही? रास्ता फिसलन भरा था, मैं गिर गई। नयन ने बिना कोई सवाल किए पास की जड़ी बूटियां इकट्ठी की, उन्हें पीसकर उसके पैर पर बांध दिया। कुछ देर बाद दर्द थोड़ा कम हो गया। युवती ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता है? जंगल ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है। मैं अन्विता हूं। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो वास्तव में कौन है। असल में वो चंद्रगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। राजमहल की भीड़ और दिखावे से परेशान होकर वो अक्सर साधारण वेश में अकेले जंगल आ जाती थी। नयन को उसकी असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। दोनों कुछ देर तक सरोवर के किनारे बातें करते रहे। अन्विता ने पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? जंगल के किनारे एक बड़ा कुआं बनवाऊंगा। अन्विता हैरान रह गई। अपने लिए घर नहीं बनाओगे? घर बाद में भी बन जाएगा, लेकिन गर्मियों में इंसान और जानवर दोनों पानी के लिए भटकते हैं। अन्विता चुप हो गई। उसने पहली बार किसी गरीब इंसान को अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते देखा था। शाम होने लगी। अन्विता बोली, अब मुझे लौटना होगा। रास्ता संभल कर जाइए। अन्विता चली गई, लेकिन जाते जाते वो कई बार पीछे मुड़कर नयन को देखती रही। उधर चंद्रगढ़ महल में हड़कंप मचा हुआ था। महाराज समरकेतु क्रोधित थे। राजकुमारी फिर बिना बताए महल से बाहर चली गईं। महामंत्री वाचपति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सैनिक उन्हें खोज रहे हैं। उसी समय महल के मुख्य द्वार पर अन्विता पहुंच गई। उसे सुरक्षित देखकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन अन्विता पूरे रास्ते केवल नयन के बारे में सोचती रही। अगले दिन नयन फिर उसी पुराने रास्ते पर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि शायद अन्विता फिर मिले, और सचमुच वो वहीं उसका इंतजार कर रही थी। इस बार दोनों ने घंटों बातें की। अन्विता ने पहली बार खुलकर हंसना सीखा। उसे महसूस हुआ कि बिना किसी पहचान के बात करना कितना सुकून देता है। दिन बीतने लगे। दोनों रोज मिलने लगे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात नहीं कही। एक शाम जब नयन जंगल से लौट रहा था, उसे रास्ते में चमड़े का एक छोटा सा थैला मिला। उसने खोला। उसके अंदर दुर्लभ नीले रत्न चमक रहे थे। इतने रत्न बेचकर कोई भी जीवन भर आराम से रह सकता था। नयन कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर बोला, जिसका है उसे लौटाना ही सही होगा। उसे नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे छिपा एक नकाबपोश व्यक्ति उसकी हर हरकत देख रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, तो ये लालची नहीं है, यही वो आदमी हो सकता है जिसकी मुझे तलाश थी। नकाबपोश तुरंत अंधेरे में गायब हो गया। उधर चंद्रगढ़ महल में भी एक नई चिंता जन्म ले चुकी थी। महामंत्री वाचपति ने राजा से कहा, महाराज, नीलम मुकुट चोरी हो गया है। क्या? वही रत्न, हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना? हाँ महाराज, और चोर का अभी तक पता। उसी समय नयन उसी रत्नों वाला थैला लेकर राजधानी की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक ईमानदार लक्कड़हारे की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत है
जो पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला है। सुबह का समय था। गरीब लकड़हारा नयन उस थैले को लेकर चंद्रगढ़ की राजधानी की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में केवल एक ही बात थी, जिसका सामान है उसे वापस मिल जाना चाहिए। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जिन रत्नों को वो लौटाने जा रहा है वे पूरे राज्य की सबसे अनमोल धरोहर हैं। राजधानी के मुख्य द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। इस थैले में क्या है? मुझे जंगल में ये मिला था, मैं इसे राजमहल में जमा कराना चाहता हूँ। जैसे ही सैनिकों ने थैला खोला, उनकी आंखें फैल गईं। एक सैनिक घबराकर बोला, यही तो नीलम मुकुट रत्न है। कुछ ही क्षणों में चारों ओर हलचल मच गई। दूसरे सैनिक ने ऊंची आवाज में कहा, इसे तुरंत दरबार में ले चलो। थोड़ी देर बाद नयन राजा समरकेतु के सामने खड़ा था। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, ये रत्न तुम्हें कहाँ मिले? नयन ने पूरी सच्चाई बता दी। महाराज, मुझे ये जंगल में पड़े मिले थे, इसलिए इन्हें लौटाने चला आया। दरबार में बैठे कई लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी महामंत्री वाचस्पति बोले, महाराज, चोर अक्सर यही कहानी सुनाते हैं। कुछ दरबारी भी उनकी बात से सहमत हो गए। एक दरबारी बोला, यदि ये निर्दोष है तो इतने कीमती रत्न इसके पास आए कैसे? पूरा दरबार नयन को संदेह की नजर से देखने लगा। उसी समय राजकुमारी अन्विता भी सभा में पहुंची। नयन ने उसे देखा, लेकिन वो चौंक गया। ये तो वही युवती है। अब उसे समझ आया कि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि राजकुमारी है। अन्विता ने भी नयन को देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया कि वे पहले से एक दूसरे को जानते हैं। राजा ने आदेश दिया, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, नयन महल का अतिथि रहेगा। उसे कैद नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी निगरानी की जाएगी। नयन ने बिना विरोध किए सिर झुका दिया। उस रात अन्विता चुपचाप महल के बगीचे में नयन से मिलने पहुंची। नयन ने मुस्कुराकर कहा, तो आप राजकुमारी हैं और आपने मुझसे यह बात छिपाई? हाँ, लेकिन मेरा दिल साफ है। मैं चाहती थी कि कोई मुझे मेरे पद से नहीं, मेरे स्वभाव से पहचाने। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर अन्विता बोली, मुझे विश्वास है कि तुम निर्दोष हो। सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी-कभी समय उसे साबित करता है। महामंत्री वाचस्पति अपने कक्ष में किसी रहस्यमय व्यक्ति से मिल रहे थे। वो व्यक्ति काले वस्त्रों में था। उसने धीमे स्वर में कहा, योजना का पहला भाग सफल रहा। वाचस्पति बोले, लेकिन वो लकड़हारा पकड़ा नहीं गया। नकाबपोश मुस्कुराया, चिंता मत कीजिए, जल्द ही पूरा राज्य उसी पर शक करेगा। दोनों की बातें एक खिड़की के बाहर खड़ा एक सेवक सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, नकाबपोश गायब हो चुका था। अगली सुबह राजमहल के अस्तबल में अचानक हड़कंप मच गया। राजा का सबसे तेज और प्रिय घोड़ा अश्वकेतु अचानक लापता हो गया था। सैनिक पूरे महल में खोज करने लगे। कुछ देर बाद अस्तबल के पास नयन की कुल्हाड़ी मिली। महामंत्री तुरंत बोले, अब तो सबूत भी मिल गया। दरबारियों ने भी कहना शुरू कर दिया, पहले रत्न अब घोड़ा, ये आदमी निर्दोष नहीं हो सकता। राजा ने नयन की ओर देखा, क्या कहना चाहते हो? यदि मैं दोषी होता तो रत्न स्वयं लौटाने क्यों आता? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भी सोच में पड़ गए। तभी महल के वृद्ध अस्तबल प्रमुख आगे आए। उन्होंने कहा, मुझे एक बात अजीब लगी। कौन सी? घोड़े को बलपूर्वक नहीं ले जाया गया, वो अपनी इच्छा से किसी परिचित के साथ गया है। यदि अनुमति मिले महाराज, यदि अनुमति मिले तो मैं घोड़े को खोजने का प्रयास करना चाहता हूं। महाराज, यही तो चाहता है, बाहर जाकर भाग जाए। पिताजी, यदि उसे भागना होता तो वो कल ही भाग सकता था। ठीक है, नयन अकेला नहीं जाएगा, 2 सैनिक उसके साथ रहेंगे। उसे केवल 3 दिन का समय दिया जाता है। नयन सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे जमीन पर घोड़े के खुरों के निशान दिखाई दिए। वो ध्यान से उन्हें देखने लगा, फिर अचानक बोला, रुकिए। सैनिकों ने पूछा, क्या हुआ? नयन ने मिट्टी उठाकर दिखाई। घोड़ा यहां से गुजरा जरूर है, लेकिन उसे जंगल के अंदर नहीं ले जाया गया। तुम्हें कैसे पता? देखिए, आगे के निशान जानबूझकर बनाए गए हैं, असल रास्ता दूसरी ओर है। सैनिक हैरान रह गए। वे नयन के पीछे चल पड़े। उसी समय झाड़ियों के पीछे वही नकाबपोश व्यक्ति उन्हें देख रहा था। उसने धीरे से कहा, ये लकड़हारा उम्मीद से ज्यादा समझदार निकला। अब अगला खेल और भी सावधानी से खेलना होगा। वो फिर से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। शाम ढलने लगी। नयन और सैनिक एक सुनसान पहाड़ी के पास पहुंचे।
वहां उन्हें एक पुराना बंद पड़ा पत्थर का तहखाना दिखाई दिया। तहखाने का विशाल दरवाजा आधा खुला था। अंदर से घोड़े के हिनहिनाने की हल्की आवाज आ रही थी। नयन ने सैनिकों की ओर देखा, धीरे से बोला, लगता है हम सही जगह पहुंच गए हैं। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि उस अंधेरे तहखाने के भीतर उनका इंतजार केवल खोया हुआ घोड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य कर रहा है जो पूरे राज्य की नींव हिला सकता है। अंदर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नयन ने धीरे से कहा, सावधानी से चलिए, जिसने ये सब किया है वो अभी भी यहीं हो सकता है। तीनों धीरे धीरे तहखाने के भीतर प्रवेश करने लगे। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने दीपक लगे थे, लेकिन सभी बुझ चुके थे। सैनिकों ने मशाल जलाई। मशाल की रोशनी फैलते ही सामने एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। वहीं एक मजबूत खंभे से बंधा हुआ था राजा का प्रिय घोड़ा अश्वकेतु। घोड़ा बिल्कुल सुरक्षित था। नयन धीरे धीरे उसके पास गया। उसने प्यार से उसके गले पर हाथ फेरा। अश्वकेतु शांत हो गया, मानो वो नयन को पहचान गया हो। तभी पीछे किसी के तेज कदमों की आवाज आई। तीनों तुरंत मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा से हिलता हुआ एक पुराना दरवाजा दिखाई दे रहा था। नयन की नजर अचानक जमीन पर पड़ी। वहां एक छोटी सी धातु की मुहर गिरी हुई थी। उस पर एक उड़ते हुए बाज का चिन्ह बना हुआ था। नयन ने उसे उठाकर ध्यान से देखा। ये किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। सैनिकों ने पूछा, क्या इसका संबंध चोर से हो सकता है? नयन बोला, शायद, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तीनों घोड़े को लेकर महल लौट आए। राजा समरकेतु अपने प्रिय घोड़े को देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने नयन से कहा, तुमने एक बार फिर राज्य का उपकार किया है। लेकिन महामंत्री वाचस्पति के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, जब तक ये युवक महल में रहेगा हमारी योजना सफल नहीं होगी। उसी रात राजकुमारी अन्विता महल की पुस्तकशाला में पहुंची। वो पुराने अभिलेख देख रही थी। उसे एक बहुत पुरानी पुस्तक मिली। उसमें उसी बाज वाली मुहर का चित्र बना हुआ था। नीचे लिखा था, ये चिन्ह छायामंडल नामक एक गुप्त संगठन का है जो वर्षों पहले अचानक गायब हो गया था। अन्विता चौंक गई। उसी समय नयन भी वहां पहुंच गया। उसने वो पुस्तक देखी। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। अन्विता बोली, तो इसका मतलब ये सब कोई साधारण चोरी नहीं है। कोई बहुत सोच समझकर ये खेल खेल रहा है। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलाया। उसी समय राज्य के उत्तरी भाग से एक वृद्ध व्यापारी आया। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, महाराज, राज्य के अलग अलग रास्तों से व्यापारियों का सामान रहस्यमय ढंग से गायब हो रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि किसी को चोट नहीं पहुंचाई जाती, सिर्फ सामान गायब हो जाता है। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा ने सैनिकों को जांच का आदेश दिया। महाराज, तभी नयन आगे बढ़ा। यदि अनुमति दें तो मैं भी इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास करना चाहता हूं। तुम्हें अनुमति है। इस बार अन्विता ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। राजा पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अंत में बोले, सावधानी रखना। 2 सैनिक भी उनके साथ भेजे गए। चारों उस रास्ते पर पहुंचे जहां सबसे अधिक घटनाएं हुई थीं। नयन रास्ते को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, देखिए, यहां किसी संघर्ष के निशान नहीं है। इसका मतलब लोगों को बिना डराए उनका सामान ले जाया गया है। अन्विता ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? नयन ने उत्तर दिया, जब लोग सामने वाले पर विश्वास कर लेते हैं तब धोखा देना आसान हो जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी पत्थर की सराय दिखाई दी। सराय बरसों से बंद पड़ी थी, लेकिन उसके बाहर ताजे पैरों के निशान थे। नयन धीरे धीरे अंदर गया। सराय बिल्कुल खाली थी। अचानक उसे दीवार पर वही उड़ता बाज का चिन्ह दिखाई दिया। इस बार उसके नीचे कुछ शब्द भी लिखे थे, सत्य को देखने के लिए आंखें नहीं, धैर्य चाहिए। तभी सराय के पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। सैनिक तुरंत दौड़े, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। सिर्फ जमीन पर एक चमड़े की थैली पड़ी थी। थैली के अंदर व्यापारियों का कुछ खोया हुआ सामान रखा था और एक मुड़ा हुआ पत्र भी। नयन ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है उसी से सबसे बड़ा धोखा मिलता है। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ वही उड़ते बाज का चिन्ह बना था। महल लौटने के बाद नयन ने वह पत्र राजा को सौंप दिया। राजा गहरी सोच में डूब गए। महामंत्री वाचस्पति ने पत्र देखा और एक पल के लिए उनके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाल लिया। ये बात केवल नयन ने देखी। रात गहरी हो चुकी थी। नयन अपने कक्ष की ओर जा रहा था। तभी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अचानक मुड़ा। एक नकाबपोश व्यक्ति सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। उसने नयन की ओर एक छोटी लकड़ी की डिबिया बढ़ाई और धीमे स्वर में कहा, यदि राज्य को बचाना चाहते हो तो इसे केवल राजकुमारी के सामने खोलना, किसी और के सामने नहीं। इतना कहकर वह महल की ऊंची दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गया।
नयन कुछ क्षण वहीं खड़ा रह गया। उसने डिबिया को हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी डिबिया के भीतर छिपा रहस्य महल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने वाला है। सुबह होते ही उसने राजकुमारी अन्विता से मिलने का अनुरोध किया। दोनों महल के शांत उद्यान में पहुंचे। नयन ने धीरे से डिबिया उनके सामने रख दी। उस व्यक्ति ने कहा था कि इसे केवल आपके सामने ही खोलना है। अन्विता ने सावधानी से डिबिया खोली। उसके भीतर कोई सोना चांदी नहीं था, सिर्फ एक पुराना तांबे का पदक, एक मुहर बंद पत्र और आधा फटा हुआ राज्य का नक्शा रखा था। अन्विता ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, जो व्यक्ति राजकोष की रक्षा करने का दावा करता है वही कई वर्षों से राज्य की संपत्ति को गुप्त मार्गों से बाहर भेज रहा है। यदि सत्य जानना चाहते हो तो पूर्णिमा की रात धवल शिला पर पहुंचो। पत्र के नीचे फिर वही उड़ते हुए बाज का चिन्ह बना था। अन्विता ने नयन की ओर देखा। क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए? विश्वास नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। दोनों ने तय किया कि इस बात की जानकारी अभी किसी को नहीं दी जाएगी। उधर महामंत्री वाचस्पति को खबर मिल चुकी थी कि नयन के हाथ कोई महत्वपूर्ण सुराग लगा है। उन्होंने अपने विश्वस्त सेवक से कहा, आज रात हर हाल में उस लकड़हारे पर नजर रखो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि नयन पहले ही अपनी योजना बदल चुका था। पूर्णिमा की रात नयन और अन्विता साधारण वेश में महल से निकल पड़े। वे नक्शे में बने रास्ते के अनुसार जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां एक विशाल सफेद चट्टान थी। वही थी धवल शिला। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक चट्टान के पीछे से धीमी आवाज आई, तुम दोनों समय पर आ गए। वही नकाबपोश सामने आया। इस बार उसने धीरे धीरे अपना नकाब उतार दिया। नयन और अन्विता दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वो कोई डाकू या अपराधी नहीं था। वो राज्य का पूर्व मुख्य अभिलेखाध्यक्ष देवव्रत था, जिसे कई वर्ष पहले गद्दारी के झूठे आरोप में पद से हटा दिया गया था। अन्विता बोली, लेकिन सबको तो बताया गया था कि आपने राजकोष से विश्वासघात किया था। देवव्रत ने गहरी सांस ली। वही सबसे बड़ा झूठ था। देवव्रत उन्हें एक गुफा में ले गया। गुफा के भीतर लकड़ी के कई बड़े संदूक रखे थे। सभी संदूकों पर चंद्रगढ़ राज्य की राजमुद्रा लगी हुई थी। देवव्रत बोला, ये वही सामान है जो वर्षों से गायब बताया जाता रहा। मैंने इसे चोरी नहीं किया, बल्कि छिपाकर सुरक्षित रखा। लेकिन क्यों? क्योंकि असली चोर हर बार इसे राज्य से बाहर भेज देता था। मैंने जितना बचा सका बचा लिया, लेकिन बिना प्रमाण के कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। इतने में गुफा के बाहर घोड़ों की टापें सुनाई दीं। देवव्रत तुरंत बोला, वे लोग आ गए। कुछ ही क्षणों में कई हथियारबंद लोग गुफा को चारों ओर से घेर चुके थे। उनके आगे खड़ा था महामंत्री वाचस्पति। वाचस्पति मुस्कुराते हुए बोले, आखिर तुम सब एक ही जगह मिल गए। तो यह सब सच था? हाँ, वर्षों से पूरा खेल मैं ही चला रहा था। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए थी। सोचा था धीरे धीरे राज्य को कमजोर कर दूंगा और एक दिन पूरा शासन अपने हाथ में ले लूंगा। फिर उन्होंने सैनिकों की ओर देखकर कहा, इन तीनों को पकड़ लो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन तभी देवव्रत ने गुफा की दीवार में छिपा एक पत्थर दबा दिया। अचानक गुफा का दूसरा गुप्त मार्ग खुल गया। देवव्रत बोला, जल्दी इसी रास्ते से निकलो। तीनों उस सकरे रास्ते से बाहर निकल गए। जब तक वाचस्पति के लोग दूसरे रास्ते तक पहुंचे, वे बहुत दूर जा चुके थे। सुबह होने से पहले नयन, अन्विता और देवव्रत महल के पास पहुंच गए। देवव्रत बोला, अब समय आ गया है कि राजा को सब सच बता दिया जाए। लेकिन तभी महल का मुख्य द्वार बंद मिलता है। ऊपर से एक सैनिक चिल्लाता है, राज आज्ञा है, लकड़हारे नयन और पूर्व अभिलेखाध्यक्ष देवव्रत को देखते ही बंदी बना लिया जाए। अन्विता चौंक गई। यह आदेश पिताजी ने कभी नहीं दिया होगा। इसका मतलब महामंत्र हमसे पहले महल पहुंच चुके हैं और उन्होंने राजा को झूठी कहानी सुनाई है। नयन ने महल की ऊंची दीवारों की ओर देखा। अब उनके पास समय बहुत कम था। यदि वे सीधे अंदर जाते तो तुरंत गिरफ्तार हो जाते, और यदि वापस लौटते तो वाचस्पति सारे प्रमाण मिटा देता। उसी समय महल के पीछे बने पुराने जलमार्ग से किसी ने धीमे से सीटी बजाई। तीनों ने उधर देखा। एक वृद्ध नाविक हाथ के इशारे से उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, यदि सच में राजा से मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। महल में जाने का एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं।
तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना देर किए उस वृद्ध के पीछे चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि महल के नीचे छिपा वो गुप्त मार्ग केवल राजा तक ही नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य तक पहुंचने वाला था जो चंद्रगढ़ के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। वृद्ध नाविक धीमे स्वर में बोला, ये रास्ता कई पीढ़ियों पहले केवल आपातकाल के लिए बनाया गया था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तीनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे एक पत्थर के दरवाजे तक पहुंचे। देवव्रत ने उसे धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुला और वे सीधे महल की पुरानी पुस्तकालय में पहुंच गए। उधर राजा समरकेतु दरबार में बैठे गहरी चिंता में थे। महामंत्री वाचस्पति बोले, महाराज, नयन और देवव्रत राज्य से भाग चुके हैं। ये उनके अपराध का सबसे बड़ा प्रमाण है। राजा कुछ कह पाते, उसी समय दरबार का विशाल द्वार खुला। नयन, अन्विता और देवव्रत भीतर आ गए। पूरा दरबार आश्चर्य से खड़ा हो गया। महामंत्री ऊंची आवाज में बोले, सैनिकों, इन्हें तुरंत पकड़ लो। लेकिन राजा ने हाथ उठाकर सैनिकों को रोक दिया। पहले इनकी बात सुनी जाएगी। देवव्रत आगे बढ़े। उन्होंने वर्षों पुराने अभिलेख, राजमुद्रा लगे संदूक और वो तांबे का पदक राजा के सामने रख दिया। फिर बोले, महाराज, इन सब की जांच करवा लीजिए, सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। राजा ने तुरंत राजकीय अभिलेखपालों और कोषाध्यक्ष को बुलाया। काफी देर तक सभी प्रमाणों की जांच होती रही। दरबार में सन्नाटा छाया था। कुछ समय बाद मुख्य अभिलेखपाल आगे आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये सभी दस्तावेज असली हैं। राजकोष से वर्षों पहले जो वस्तुएं गायब हुई थीं, उनका रिकॉर्ड जानबूझकर बदला गया था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब सच्चाई छिप नहीं सकती। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने तुरंत उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बिना किसी संघर्ष के उन्हें बंदी बना लिया गया। राजा ने शांत स्वर में कहा, जिसने राज्य के विश्वास के साथ छल किया, उसका न्याय राज्य के नियमों के अनुसार होगा। एक दिन उन्होंने नयन और अन्विता को अपने पास बुलाया। राजा बोले, राज्य को तलवार से नहीं, विश्वास, न्याय और करुणा से चलाया जाता है। आज मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि चंद्रगढ़ का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। नयन और अन्विता ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। राजा के विश्राम ग्रहण करने के बाद नयन ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उसने कभी अपना पुराना जीवन नहीं भुलाया। वो समय समय पर सुरवन अवश्य जाता। वहीं उस पुराने सरोवर के किनारे बैठकर कुछ पल प्रकृति के साथ बिताता, जहां पहली बार उसकी मुलाकात अन्विता से हुई थी। लोग कहते थे, जिस राजा ने जंगल की रक्षा की, उसी ने राज्य की समृद्धि भी बचाई। और इस तरह एक गरीब लकड़हारा अपने सदाचार, धैर्य और ईमानदारी के बल पर केवल राजकुमारी का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का विश्वास जीतकर इतिहास का सबसे प्रिय राजा बन गया।